हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है ड्रग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ जीआईटी डिजीज़ के ऊपर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं आपकी ड्रग्स पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी और पिछले लेक्चर में हमने ड्रग ये वाली क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम जो क्लासिफिकेशन शुरू करने जा रहे हैं वो है आपकी अल्सर प्रोटेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, देखिए पेप्टिक अल्सर आपको पता है क्या, जब स्टमक की लाइनिंग के अंदर क्या हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, जिसकी वजह से क्या एक लीजन आपकी लाइनिंग के अंदर बन जाए, स्टमक के अंदर बन जाए, जिसकी वजह से आपको पेन हो और सिम्टम्स आपको देखने को मिलें। ठीक है, तो अल्सर जो प्रोटेक्टिव्स ड्रग हैं, इसके अंदर जो ड्रग आती हैं आपकी वो देखिए कौन कौन सी आती हैं। इसके अंदर आती है आपकी सुक्रालफेट, कोलाइडल, बिस्मिथ, सब्सिट्रेट। तो ये ड्रग इसके अंदर आप पढ़ते हो। तो देखिए ये ड्रग हैं, ये क्या करती हैं, ये अल्सर को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। कैसे प्रोटेक्ट करके रखती हैं वो देखिए, दे फॉर्म ए स्टिकी जेल दैट अडियर टू द अल्सर बेस। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये ड्रग एक स्टिकी जेल बना देती हैं जो चिपक जाता है आपके अल्सर के बेस के साथ और इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सिंस इट रिक्वायर pH लेस देन 4 फॉर एक्टिवेशन, तो इसीलिए कंकरेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटासिड शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, तो इन दवाइयों के साथ आपने क्या करना है, H2 ब्लॉकर्स को, एंटासिड्स को और PPI को अवॉइड ही करना है। ठीक है, या फिर अगर ये दवाइयाँ ज़रूरी हों तो आपने ये एडमिनिस्टर करनी है एट द गैप ऑफ 2 आवर, यानी अल्सर प्रोटेक्टिव लेने के 2 घंटे बाद आप इन दवाइयों को दे सकते हो। ठीक है, तब तक ताकि ये क्या करें, अल्सर के चारों तरफ एक स्टिकी जेल बेस बना दें ताकि उसको ये क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। उसके बाद देखिए इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ये जो अल्सर प्रोटेक्टिव है इनका यूज़ आप कहाँ करोगे, पेप्टिक अल्सर की कंडीशन के अंदर और स्ट्रेस अल्सर की कंडीशन के अंदर। ठीक है, साइड इफेक्ट आपको जो देखने को मिल सकते हैं इनकी वजह से वो है कॉन्स्टिपेशन आपको देखने को मिल सकता है, ड्राई माउथ देखने को मिल सकता है, नोजिया, वोमिटिंग आपको देखने को मिल सकता है, हेडेक देखने को मिल सकता है, स्किन पे रैशेज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़े ही लेस कॉमन होते हैं, स्किन पे जो रेसेस हैं वो वाली चीज़। अदर जो अल्सर प्रोटेक्टिव्स हैं वो हैं आपकी बिस्मिथ सब सैलिसाइलेट और कोलाइडल बिस्मिथ सब सिट्रेट। ये भी आपके किसके एग्जांपल हैं, अल्सर प्रोटेक्टिव्स के। ये ड्रग क्या करेंगे, एक स्टिकी जेल बेस बना देंगी जो अल्सर के चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है ड्रग दैट न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड, जिनको आप क्या बोलते हो, एंटासिड बोलते हो। ऐसी ड्रग जो क्या कर दे, पेट के अंदर जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर दे, ख़त्म कर दें, तो वो ऐसी चीज़ क्या होंगी, आपकी बेसिक एजेंट वो आपके रहेंगे। ठीक है, तो देखिए एंटासिड्स क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ठीक है, एंटासिड अगेंस्ट द एसिड जो काम करें वो वीक बेस होंगे। काम क्या होगा इनका, न्यूट्रलाइज करने का गैस्ट्रिक एसिड को। ठीक है, कैसे ये न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड को, देखिए एसिड आपका क्या होता है, जिसकी pH लेस देन आपकी 7 होती है, तो ये क्या करेंगी, ड्रग आपकी गैस्ट्रिक pH को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, दे डोंट अफेक्ट द एसिड प्रोडक्शन, एसिड की प्रोडक्शन के साथ छिड़खानी ये बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि ये क्या करेंगे, इसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे, pH को बढ़ा देंगे, यानी जो आपके बायोकार्बोनेट्स होंगे या बेसिक जो सब्सटेंस होंगे उनकी प्रोडक्शन को ये इंक्रीज कर देंगे। तो देखिए आइडियल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी एक एंटासिड की, एक एंटासिड किस तरीके का होना चाहिए वो आपको यहाँ पे बताया गया है। इट शुड बी इनसोल्यूबल। ठीक है, इनसोल्यूबल होना चाहिए जो भी एंटासिड आप दे रहे हो दवाइयाँ बाहर से, और कैपेबल होना चाहिए जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, एसिड को खत्म कर सके। इट शुड नॉट लिबरेट द CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसा एंटासिड होना चाहिए जो क्या ना करे, रिलीज ना करे कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, उसके बाद और प्रॉपर्टीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी रहेगी वो रहेगी इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक है, इनसोल्यूबल था, CO2 ना रिलीज करे वो और न्यूट्रलाइज कर दे आपके एसिड को। उसके बाद देखिए और क्या रहेगा आपका, जो नॉन एब्जॉर्बेबल हो, यानी आपके ब्लड में क्या ना हो जाए, एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो नॉन एब्जॉर्बेबल होगा तो यानी इजीली आपका इंटेस्टाइन के थ्रू फिकल मटेरियल में ये एक्सक्रीट आउट हो जाए, ऐसा होना चाहिए आपका। इट शुड नॉट डिस्टर्ब द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर जो भी एसिड बेस बैलेंस है उसको जो डिस्टर्ब ना करे, ऐसा आपका एंटासिड होना चाहिए। तो ये थी हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़ कि एक एंटासिड कैसा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि एंटासिड जो है उनकी टाइप्स कितनी होती हैं। 2 तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, एक सिस्टमिक और एक नॉन सिस्टमिक। ठीक है, सिस्टमिक के अंदर आते हैं आपके सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट, और नॉन सिस्टमिक के अंदर आते हैं आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये आते हैं आपके नॉन
सिस्टमिक के अंदर। अब देखिए जो सिस्टमिक एंटासिड हैं वो क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, रैपिडली न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी इनका जो एक्शन रहेगा वो बहुत जल्दी रहेगा। और जो नॉन सिस्टमिक होंगे उनका एक्शन क्या रहेगा, थोड़ा स्लो होगा। इनकी जो डिसएडवांटेज है सिस्टमिक एंटासिड की वो आपको बताई गई हैं, यानी ये क्या नुकसान करते हैं या ये क्या आपके इनकी डीमेरिट्स रहेंगी। देखिए दे आर हाईली वाटर सोल्यूबल, और हमने प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या पढ़ा था कि इनसोल्यूबल होने चाहिए, लेकिन जो सिस्टमिक एंटासिड हैं आपके जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट ये क्या है, हाईली वाटर सोल्यूबल हैं और रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं गट से, ठीक है, यानी आपकी गट से निकल के सीधा ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड के अंदर, ठीक है, यानी इनका जो एक्सक्रीशन होगा वो लेट देखने को मिलेगा। और क्या होगा, दे रिलीज द CO2 दैट कैन कोज एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड बेल्चिंग, ठीक है, ये क्या कोज करेंगे, आपका CO2 रिलीज करेंगे। और हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ के अंदर कि आइडियल कैसा होता है जो CO2 ना रिलीज करे, लेकिन ये रिलीज कर रहे हैं। अगर ये CO2 रिलीज करेंगे तो आपको एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट के अंदर तकलीफ या पेट आपका बड़ा हुआ देखने को मिलेगा, और बेल्चिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, स्टमक पेन आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या कर रहे हैं, आपके एसिड बेस बैलेंस के अंदर भी डिस्टर्बेंस कोज कर रहे हैं। कैसे कोज कर रहे हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की कंडीशन ये आपकी बॉडी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद दे प्रोड्यूस द रीबाउंड एसिडिटी, ठीक है, और इनको लेने के बाद आपको मतलब आपने लिया, ठीक हो गए, एक बार दोबारा से फिर आपको एसिडिटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसीलिए जो इनका यूज़ है वो अब क्या कर दिया है, रेयरली इनको यूज़ किया जाता है। अगर इनको यूज़ नहीं किया जाता तो किसको यूज़ किया जाता है, फिर नॉन सिस्टमिक एंटासिड्स का यूज़ होता है। देखिए ये क्या करते हैं, नॉन सिस्टमिक एंटासिड ये आपके न्यूट्रलाइज कर देंगे जो आपके स्टमक के अंदर एसिड है उसको, और कम्बिनेशन ऑफ एंटासिड प्रोड्यूस द वेरियस बेनिफिशियल इफेक्ट। जो नॉन सिस्टमिक एंटासिड है इनको कम्बिनेशन में दिया जाता है ताकि इनके जो बेनिफिशियल इफेक्ट हैं वो प्रोड्यूस हो सकें। तो देखिए कम्बिनेशन में आप किन किन को देते हो, एल्यूमिनियम साल्ट को और मैग्नीशियम साल्ट को इकट्ठा दे के देखते हैं। तो देखिए क्या आपको देखने को मिलता है, एल्यूमिनियम साल्ट है जो आपका वो कॉन्स्टिपेशन कोज करता है, और मैग्नीशियम साल्ट आपका डायरिया कोज करता है। तो जब भी इनको कम्बिनेशन में दिया जाएगा तो ये एक दूसरे के जो एडवर्स इफेक्ट हैं उनको काउंटरैक्ट कर देंगे। मान लो अगर आपको एल्यूमिनियम साल्ट लेने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रही थी और मैग्नीशियम साल्ट साथ में दे दिया तो डायरिया हो जाएगा, यानी स्टूल पास आउट होने में आपको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, दोनों के इफेक्ट को ये क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को दिया गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो एक्शन है वो जल्दी होता है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है, बल्कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आराम आराम से काम करता है। तो जब जैसे ही आप इनका क्या करोगे, कम्बिनेशन दोगे तो आपको जल्दी और ज़्यादा देर तक आपको क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये फ़ायदा हुआ इन दोनों को साथ में देने का। उसके बाद है डोज ऑफ इंडिविजुअल एंटासिड इज रिड्यूस्ड हैंस द सिस्टमिक टॉक्सिसिटी इज मिनिमाइज। अब देखिए अगर आप सिर्फ अकेला दे रहे हो तो आपको इसकी जो डोज है वो जितनी है उतनी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप कम्बिनेशन में दे रहे हो दो एंटासिड को तो आप डोज क्या करोगे, रिड्यूस करोगे दोनों की थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, अगर आप डोज कम कर रहे हो तो ये आपकी सिस्टमिक यानी ब्लड में थोड़े कम पहुंचेंगे और जो टॉक्सिसिटी है वो होने से बच जाएगी आपकी, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट आपके क्या रहेंगे नॉन सिस्टमिक एंटासिड के, सोडियम जो बाइकार्बोनेट है वो क्या करेगा, आपका सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज करता है और सोडियम का ओवरलोड कर देता है आपके ब्लड के अंदर। उसके बाद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो चीज़ है, ये जो आपके एडवर्स इफेक्ट हैं ये आपके दोनों के बताए गए हैं, सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक के, ठीक है। देखिए सोडियम जो था आपका वो सोडियम बाइकार्बोनेट सिस्टमिक के अंदर आ रहा था, तो यहाँ पे आपको बताया है सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है, सिस्टमिक एल्कलोसिस कोज करता है, ठीक है, यानी बेस का कंटेंट क्या कर देगा, ये ज़्यादा बढ़ा देगा और बॉडी में सोडियम ओवरलोड देखने को मिलेगा। जबकि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो डायरिया की कंडीशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर देगा, और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो कॉन्स्टिपेशन कोज कर देगा। उसके बाद अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट दे रहे हो, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट आपका कहाँ पे था, नॉन सिस्टमिक के अंदर था, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या प्रोड्यूस कर देगा बॉडी के अंदर, हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन कोज कर देगा। हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाए, ठीक है। उसके बाद हाइपर कैल्सीयूरिया आपको देखने को मिल सकता है, यानी ब्लड के अंदर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, प्लस में आपको यूरिन के अंदर भी कैल्शियम देखने को मिल सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट कंडीशन है आपकी ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, ठीक है। ड्रग इंटरेक्शन देखिए आपकी क्या होती है। ड्रग इंटरेक्शन यानी ये जो दवाइयां हैं आपकी एंटासिड, ये किन और दवाइयों के साथ इंटरेक्ट करती हैं, यानी किसी के फंक्शन को बढ़ा रही है या डिक्रीज कर रही हैं। तो जितने भी एंटासिड हैं वो क्या करते हैं, स्टमक की पीएच को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एसिड के अगेंस्ट काम करते हैं। तो ये स्टमक के अंदर के कंटेंट को बेसिक बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और फॉर्म द इनसोल्युबल नॉन एब्जॉर्बेबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो आपको हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि एंटासिड कैसे होंगे, इंसोल्युबल होंगे और नॉन एब्जॉर्बेबल होंगे। तो ये क्या करेंगे, ये कुछ ड्रग के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जैसे कि आपकी आयरन और टेट्रासाइक्लिन होगी। अब देखिए अगर आयरन के साथ एंटासिड जुड़ गया तो आयरन को बॉडी के अंदर ये क्या नहीं होने देगा, एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, ठीक है। ऐसे ही टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन क्या है आपकी एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये आप ले किस लिए रहे हो, ताकि बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को ख़त्म कर सको। लेकिन अगर आप साथ में एंटासिड ले रहे हो तो एंटासिड इस ड्रग को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। तो एंटासिड रिड्यूस कर देंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज ड्रग। तो कभी भी एंटासिड और इन दवाइयों को साथ में नहीं देना चाहिए, क्योंकि एंटासिड इनके जो एक्शन है उसको होने ही नहीं देंगे आपके, ठीक है। तो ये ड्रग इंटरेक्शन आई, यानी यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, एंटासिड का इनके साथ। उसके बाद है कंडीशन हमारी एंटी फोमिंग एजेंट, ठीक है। फोम आपको पता है झाग होते हैं, तो एंटी फोमिंग एजेंट यानी जो आपकी बॉडी के अंदर ये ना बढ़ने दें, वो है आपके देखिए मिथाइल पॉलीसिलिऑक्सेन, ठीक है। ये एक एजेंट है, ये इस नाम से भी आपका मिलता है, साइमिथिकोन और डाइमिथिकोन, ठीक है। ये क्या है, एंटी फोमिंग एजेंट है। ये आपके एंटासिड्स के साथ दिए जाते हैं, ठीक है। एंटासिड्स के साथ दिए जाते हैं ताकि फोमिंग, ठीक है, फोमिंग यानी बेस। देखिए एंटासिड्स क्या होते हैं, बेस प्रोड्यूस करेंगे आपकी बॉडी के अंदर। तो अगर आप इनके साथ एंटी फोमिंग एजेंट दे दोगे एंटासिड के साथ, तो झाग पैदा नहीं होंगे और रिलीफ मिलेगी फ्लैटुलेंस से। गैस पास जो कंडीशन है उससे क्या हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इनके साथ जो ड्रग दी जाती है एंटासिड्स के साथ, वो क्या है आपकी एंटी फोमिंग एजेंट हैं। सो यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बाकी बचती हुई क्लासिफिकेशन हमारी। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।